नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन सुबह डेली करंट अफेयर की क्लास लेते हैं, जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज अपन 26 नवंबर 2024 का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको इस सेशन में कवर करने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, अन्य किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंडिया जीके, स्टैटिक्स जीके या करंट अफेयर आना है, उसके लिए अपनी क्लास रामबाण साबित होने वाली है। क्योंकि इस क्लास में अपन क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे, उसके आसपास के सारे फैक्ट जानेंगे। इस क्लास की जो डिटेल पीडीएफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, इस क्लास के अंत में अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए पहले शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को। आज का करंट अफेयर क्या है? पहला क्वेश्चन है, चाइना मास्टर्स 2024 किसने जीता है? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो चाइना मास्टर्स खिताब है वो किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। ठीक है, टेनिस से संबंधित है चाइना मास्टर्स, और 2024 का खिताब जीता है एंडर्स एंटोन सेन। एंडर्स एंटोन सेन ने चाइना मास्टर्स 2024 का खिताब जीता है। ये खिलाड़ी कहाँ के हैं? ये डेनमार्क के हैं। डेनमार्क के खिलाड़ी हैं एंडर्स एंटोन सेन, और इन्होंने चाइना मास्टर्स 2024 का खिताब जीता है। इन्होंने इंडोनेशिया के खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी को हराया था, और इनका अगर इवेंट पूछ ले तो ये पुरुष एकल का खिताब है। कैसा है? पुरुष एकल का खिताब है। चाइना मास्टर्स 2024 में पुरुष एकल का खिताब डेनमार्क के खिलाड़ी एंडर्स एंटोन सेन ने जीता था। ठीक है, हराया किसको था? तो इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को इन्होंने हराया था। इसके अलावा ऑप्शन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, से यंग एन, इन्होंने चाइना मास्टर्स में महिला एकल का खिताब जीता है। इसीलिए मैंने सारे ऑप्शन 5 ऑप्शन इसीलिए दिए हैं। 5 अलग अलग इवेंट हुए थे, 5 अलग अलग सरणियों में ये हुआ था, 5 में विजेता यही है। से यंग एन है, उसने महिला एकल का खिताब जीता था। ठीक है, योंग जिन और सेउंग जे सेओ कहाँ के? ये दक्षिण कोरिया के हैं। पुरुष युगल का खिताब जीता था इन्होंने। चाइना मास्टर्स में पुरुष युगल का खिताब जीता था, और ये कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया के हैं ये। ठीक है, पुरुष युगल का खिताब इन्होंने जीता था। ठीक है, लिऊ सेंग सू और टेन निंग ने महिला युगल का खिताब जीता था। ठीक है सर, ये कहाँ की है? तो ये चाइना की है, चीन की है। अब चौथा कौन बचता है? फेग यान जे और हुआंग डोंग पिंग, इन्होंने किस में जीता था? ये भी चाइना के हैं। ठीक है कहाँ के? चीन के हैं। मिश्रित युगल में इन्होंने खिताब जीता था। किस में जीता था? मिश्रित युगल में। अब इस प्रतियोगिता के ये सारे जो इवेंट्स है इंपॉर्टेंट है, आपको विशेष ध्यान रखना है। सारी चीजें मैंने आपको बोर्ड पे लिख के बता दी है। एक बार इसका मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। मैंने क्वेश्चन पूछा था चाइना मास्टर्स 2024 किसने जीता था? तो वो जीता था डेनमार्क के एंडर्स एंटोन सेन ने जीता था। ठीक है, इसके बाद में ये पुरुष एकल का इवेंट था। से यंग एन ने महिला एकल का खिताब जीता है। योंग जिन और सेउंग से सेओ, इन्होंने पुरुष युगल का खिताब जीता है, और ये दक्षिण कोरिया से हैं। लिऊ सेंग सू और टेन निंग ने महिला युगल का खिताब जीता है, चाइना से हैं। फेंग यान जे और हुआंग डोंग पिंग ने मिश्रित युगल का खिताब जीता है, जो कि चाइना के हैं। ठीक है, तो ऐसे नाम आपको अजीबोगरीब लग रहे होंगे। अगर इंडिया के होते तो यहाँ पर अच्छे अच्छे नाम होते भी, मनीष, सुरेश, योगेश, ऐसे कुछ नाम होते एकदम इजी गोइंग। ठीक है, रामलाल, राजस्थान के होते तो रामलाल, भेरूलाल, छगन जी, ऐसे नाम होते। लेकिन ये है चाइना के, तो नाम याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन चाइना मास्टर्स 2024 को आपको अच्छे से याद करना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? इंपॉर्टेंट समझौता हुआ था कल भाई, ये एक ये जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के साथ इंडसइंड बैंक ने
एक समझौता किया था। किसने? इंडस सैंड बैंक ने एक समझौता किया था जलवायु कार्रवाई के लिए, किया था किसके साथ? यूनिसेफ के साथ। यह समझौता था वो 5 जिलों को लेकर था, ठीक है। इंडस सैंड बैंक ने 5 जिलों में जलवायु जोखिमों से निपटने और सामुदायिक लचीलेपन को बढ़ाने के लिए यह समझौता यूनिसेफ के साथ किया था। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अब ये 5 जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। एक तो महाराष्ट्र का जिला है धाराशिव, कौन सा? धाराशिव महाराष्ट्र का है। एक बेगूसराय बिहार का है। एक विरुधुनगर है तमिलनाडु का। राजस्थान का 12 जिला। अब ये क्वेश्चन आरएस में इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि इसके अंदर राजस्थान का 12 जिला भी शामिल है, ठीक है। एक बहराइच जिला है यूपी का, उत्तर प्रदेश का। तो ये 5 जिले शामिल किए हैं। इंडस सैंड बैंक ने इन 5 जिलों में जलवायु जोखिमों से निपटने के लिए और सामुदायिक लचीलेपन को बढ़ाने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है, ठीक है। इन 5 जिलों को ही शामिल क्यों किया गया है? क्योंकि ये 5 जिले हैं वो जलवायु संबंधी आपदाओं के प्रति बहुत ही संवेदनशील है, सेंसिटिव है, ठीक है। इसके चलते अब आपसे क्या पूछा जा सकता है? आपसे इसके रिलेटेड आरएस में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, इंडस सैंड बैंक के सीईओ कौन है? तो सुमंत कठपालिया। सुमंत कठपालिया है, वो वर्तमान में इंडस सैंड बैंक के सीईओ है। आपसे ये पूछा जा सकता है यूनिसेफ के भी कार्यकारी निर्देशक कौन है, एमडी कौन है, मैनेजमेंट डायरेक्टर कौन है? तो कैथरीन एम रसेल। कैथरीन एम रसेल यूनिसेफ के एमडी मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं, कार्यकारी निर्देशक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ठीक है। जो जो चीजें मैंने बताई है वो सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ ने इंडस सैंड बैंक के साथ समझौता किया है। इंडस सैंड ने 5 जिलों को चुना है। 5 जिले आपको याद रखने हैं, वापस बता देता हूं। धाराशिव महाराष्ट्र का, बेगूसराय बिहार का, विरुधुनगर तमिलनाडु का, 12 राजस्थान का और बहराइच यूपी उत्तर प्रदेश का, ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसको जेएएम बोलते हैं, उसके नेतृत्व वाले महागठबंधन ने झारखंड राज्य विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर जीत हासिल की है और बहुमत हासिल किया है? अभी आपको पता होना चाहिए राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव थे, उसके साथ झारखंड विधानसभा के चुनाव भी संपन्न हुए थे, जिसके रिजल्ट भी अभी आए थे 23 तारीख को, ठीक है। 24 तारीख को आए थे शायद, ठीक है। 24 तारीख को इनके परिणाम आए थे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उसके नेतृत्व वाले महागठबंधन ने झारखंड राज्य विधानसभा में टोटल 56 सीटें जीती है। कितनी? 56 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया है। अब इन 56 सीटों का थोड़ा मैं आपको ब्यौरा दे देता हूं किस प्रकार से इन्होंने जीती है। इसमें से 56 में से 34 सीटें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीती है। जेएएम जिसको अपन बोलते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की शॉर्ट फॉर्म लिखी है जेएएम, और इसने जीती है 34 सीटें, ठीक है सर। लेकिन ये 56 कैसे सर? तो जेएएम के साथ जो गठबंधन पार्टियां थी उन सब की मिला के 56 सीटें, केवल अकेली जेएएम ने 56 सीटें नहीं जीती है, जेएएम ने तो 34 सीटें जीती है, ठीक है। इसके अलावा उनके गठबंधन का सहयोगी दल था कांग्रेस। क्या था? कांग्रेस था। कांग्रेस ने भी अच्छी खासी सीटें यहां पर निकाली है, 16 के लगभग सीट निकाली है। कितनी सीट निकाली है? 16 सीट निकाली है कांग्रेस ने। आगे समझ में? इसके अलावा 6 सीट तो और भी बचती है सर। कैसे? 34 और 16 50 हुई, आप 56 बता रहे हो। इस गठबंधन के 2 सहयोगी दल और भी थे। एक तो आरजेडी था, आरजेडी ने 4 सीटें जीती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, आरजेडी ने इस बार 4 सीट ही जीती है वहां पर। अब कितनी कम रह रही है? अब 2 कम रह रही है, वो सीपीआई ने जीती थी, कम्युनिस्ट पार्टी ने जीती थी। जोड़ना भाई कितनी हो गई? 34 16 50, 4 54 और 2 56, ठीक है। सीपीआई ने 2 सीटें जीती है भाई, ठीक है, ध्यान रखना है। मार्क्सवादी जिसको बोलते हैं, मार्क्सवादी या लेनिनवादी जिसको पार्टी बोलते हैं, सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसने 2 सीट जीती है। आरजेडी ने 4 सीट जीती है, कांग्रेस ने 16 सीट जीती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 34 सीट जीती है। इस प्रकार झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो गठबंधन था उसने 56 सीट जीतकर यहाँ पर बहुमत हासिल की है। वहीं बात करें विपक्षी दल बीजेपी की, बीजेपी ने भी तो यहाँ पर कुछ सीटें जीती होगी। बिल्कुल, बीजेपी ने इस बार यहाँ पर मात्र 21 सीट जीत पाई। बीजेपी कितनी? 21 सीटें। तो मोदी का जादू वहां पर झारखंड में काम नहीं किया है। और झारखंड के अंदर टोटल सीट्स कितनी है? तो 81।
पॉलिटी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्तमान के अंदर झारखंड के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी है? 81 विधानसभा सीट है, जिसपे चुनाव हुए थे। 56 झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुमत ने जीती थी, जिसमें ये सीटों का ब्यौरा है। जेएम ने 54 जीती थी, कांग्रेस ने 16, आरजेडी ने 4 और सीपीआई ने 2 जीती थी, बीजेपी ने 21 सीटें जीती थी। और इस बार जेएम की सरकार है, झारखंड के अंदर गठबंधन सरकार है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने किस क्रम का ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप जीता है? ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। इसके अंदर क्वेश्चन को थोड़ा मैंने उल्टे तरीके से बनाया है, लेकिन आपसे किसी भी प्रकार क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, क्योंकि आप कभी भी एग्जाम में ये नहीं बोल सकते हो कि सर आपने इस प्रकार का क्वेश्चन क्यों पूछा। एग्जामिनर की जो मर्जी होगी वो पूछेगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने इस बार 40वें क्रम का ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप जीता है। किस क्रम का? 40वें क्रम का। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है 40वां ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने यह खिताब जीता है। ठीक है, ये एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है। फुटबॉल के टूर्नामेंट का पता लगाने का मतलब सीधा सीधा एक तरीका बताऊं, यहां पर जो एफसी लिखा है ना, ये एफसी का मतलब है फुटबॉल क्लब। फुटबॉल क्लब का अगर किसी टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा है तो वो फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिता ही होगी। ठीक है, तो फुटबॉल की प्रतियोगिता है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने ये जीता है 40वें क्रम का ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप। इसका आयोजन किसने करवाया था? सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन। किसने? सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन ने इसका आयोजन करवाया था। ठीक है, तो ये भी लिख दूं आपके लिए, तो लो ये लिख लो। फुटबॉल एसोसिएशन समझ लेना, एफए का मतलब। ठीक है, सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन ने इसका आयोजन करवाया था। ठीक है, ये जो गोल्ड कप है, इसमें इस बार जैसे इसमें अलग अलग 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। कितनी टीमों ने? 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। 16 टीमों यानी 16 फुटबॉल क्लबों ने इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, इसमें से इस बार 4 विदेशी क्लब भी इसमें शामिल हुए थे। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल फुटबॉल क्लब भी इसमें शामिल हुए थे। 4 क्लबों की टीमें आई थी, जिसमें नेपाल, भूटान, दुबई और मलेशिया। नेपाल, भूटान, दुबई, मलेशिया। नेपाल, भूटान, दुबई, मलेशिया। इन 4 विदेशी टीमें भी इस टूर्नामेंट में आई थी, इसलिए ये टूर्नामेंट इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, ध्यान रखना है, सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन ने 40वें क्रम का गोल्ड ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप करवाया था, जिसका खिताब किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीता है। इस बार 16 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 4 विदेशी क्लब भी थे, अंतर्राष्ट्रीय क्लब भी थे, जिसमें नेपाल, भूटान, दुबई और मलेशिया का फुटबॉल क्लब था। ठीक है, ध्यान रखना है। और इसका फाइनल कहां पर आयोजित हुआ था? पेलजोर स्टेडियम के अंदर इसका फाइनल आयोजित हुआ था। पेलजोर स्टेडियम। पेलजोर स्टेडियम के अंदर इसका फाइनल हुआ था। तो सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एटीपी चैलेंजर युगल का खिताब किसने जीता है? भाई स्पोर्ट के अंदर आज अच्छे खासे क्वेश्चन बने हैं, और मुझे लग रहा है आज की क्लास में से स्पोर्ट का कोई क्वेश्चन किसी भी आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एटीपी चैलेंजर युगल का खिताब है वो श्री एन श्रीराम बालाजी और ऋत्विक बोलीपल्ली दोनों ने जीता है। ये भी टेनिस की प्रतियोगिता है। ठीक है, तो एन श्रीराम बालाजी, ऋत्विक बोलीपल्ली ने एटीपी चैलेंजर युगल का खिताब जीता है। ये जो बोलीपल्ली है, उनका ये दूसरा एटीपी है। दूसरा एटीपी है। इससे पहले इन्होंने जो अर्जुन कांदे के साथ अलमाटी के अंदर ओपन हुआ था, अलमाटी ओपन हुआ था, अलमाटी ओपन इन्होंने जीत रखा है। ठीक है, जब उनके साथ युगल टीम है, अभी तो जिन 2 लोगों की टीम है, जैसे एन श्रीराम बालाजी और ऋत्विक बोलीपल्ली की, इन टाइम इनके साथ अर्जुन कांदे खेला करते थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, ध्यान रखना है। ऋत्विक बोलीपल्ली ने दूसरी बार एटीपी चैलेंजर युगल का खिताब जीता। इससे पहले अलमाटी ओपन के अंदर अर्जुन कांदे के साथ मिलकर ये खिताब जीत चुके हैं। और एन श्रीराम बालाजी है, 34 वर्ष के खिलाड़ी है, इनका पहला है। ठीक है, इनका फर्स्ट यही है, फर्स्ट एटीपी ही जीता है इन्होंने। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, इटली एटीपी चैलेंजर टूर के अंदर ये इटली के अंदर हुआ था। इटली के अंदर ये आयोजित हुआ था एटीपी चैलेंजर टूर इस बार का, और इसके अंदर पुरुष युगल का खिताब इन दोनों ने जीता है। अगर इवेंट पूछ ले तो पुरुष युगल आप याद रख लेना। आयोजन आपसे पूछ ले तो इटली। सब चीजें याद करनी है आपको। ठीक है,
आयोजन इटली के अंदर हुआ था एटीपी चैलेंजर का। पुरुष युगल में श्रीराम बालाजी और ऋत्विक बोलीपल्ली ने जीता है। बोलीपल्ली दूसरी बार जीत रहे हैं, इससे पहले वो अलमाटी ओपन अर्जुन कांते के साथ जीत चुके हैं और बालाजी हो पहली बार इस खिताब को जीत रहे हैं। फाइनल के अंदर इन्होंने जो थियो एरिबेज है फ्रांस के और फ्रांसिको क्रेबाल है पुर्तगाल के, उन दोनों की युगल जोड़ी को इन्होंने हरा दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो अब तो क्या ही लोगे, मिटा दिया मैंने। ठीक है सर, लेने ही देते फिर, मिटाया ही क्यों। क्या करोगे, पीडीएफ ले लेना, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, देखिए अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि सर प्रतिदिन क्लास ले रहे हैं, अच्छे से हमें पढ़ा रहे हैं और इसकी पीडीएफ हमें टाइम से मिल रही है, तो इसके लिए लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, जिससे मुझे अच्छा लगता है। ओबियसली अगर आप कोई काम करते हो, आपको अगर कोई अप्रिशिएट करता है तो आपको अच्छा ही लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आप ये सारी चीज़ें करना। इसके बाद ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आपको मंथली पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से मंथली पीडीएफ ले लेना। आपको रेगुलर चाहिए तो ये नंबर है हमारे 9887809083, इस पर आप कॉल या मैसेज कर देना, बोल देना सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी पीडीएफ हमें डेली की डेली चाहिए, तो वो आपको एक व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड कर देंगे, जहाँ से आप प्रतिदिन क्लास की पीडीएफ ले सकते हो। ये हमारी वेबसाइट है infusionnotes.com के नाम से। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको उसके लिए हैंड रिटन नोट्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप इस वेबसाइट को जरूर चेकआउट करना। यहाँ से सैंपल पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना और यहाँ से आप ऑर्डर भी कर सकते हो, आपके घर पे नोट्स पहुँच जाएंगे, हाथ से लिखे हुए नोट्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, सारा सिलेबस उसमें कंप्लीट मिलेगा, बहुत ही अच्छे नोट्स आप ऑर्डर कर सकते हो। इसके अलावा ये अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है infusion/notes के नाम से, यहाँ पर हर एजुकेशन न्यूज़ की अपडेट सबसे पहले मिलती है। ठीक है, तो आप इसको जरूर फॉलो कर लेना। यहाँ पर आपको जैसे कोई भी वैकेंसी आती है उसका नोटिफिकेशन आया तो वो नोटिफिकेशन वहाँ पर मिल जाएगा, कोई भी न्यूज़ है, फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, फॉर्म क्लोज होने वाले हैं, कोई क्वेश्चन है करंट अफेयर के अंदर मुझे लगा अच्छा है, जैसे भी आरएस चल रहा है तो मैं आरएस के लिए वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें आती रहती है, जैसे शॉर्ट ट्रिक्स आ गई, जैसे शॉर्ट नोट्स आ गए, अभी जैसे राजस्थान की चित्रकला के स्वर्णकाल, तो आप पढ़ते हो राजस्थान जीके में, स्वर्णकाल पढ़ते हो ना चित्रकला के, तो सारे आपको एक जगह मिल जाएंगे। हल्दी घाटी के युद्ध को अलग अलग किन किन नामों से जाना जाता है, उसकी एक आपको शॉर्ट पोस्ट मिल जाएगी, तो उसको आप सेव कर लेना, पढ़ लेना, तो ऐसी चीज़ें मिलती है, तो आप इसको जरूर फॉलो कर लेना। चलिए अब अपन अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व सैन्य चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? अभी भाई आर्मेनिया के अंदर विश्व सैन्य चैंपियनशिप चल रही है, कहाँ पर? आर्मेनिया के अंदर चल रही है। ठीक है, आर्मेनिया देश आप जानते हो। विश्व सैन्य चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आर्मेनिया के अंदर। ठीक है, इसके अंदर भारत ने टोटल 7 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं भारत ने? ये लो भाई, अच्छा लिखा ना इस बार। ठीक है, 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 3 तो गोल्ड मेडल थे, 3 स्वर्ण पदक थे। ठीक है सर, 3 आपके स्वर्ण पदक हो गए, 1 रजत और 3 कांस्य थे। 1 रजत, 3 कांस्य। कितने हो गए भाई? 7 पदक हो गए ना टोटल, 3 3 6 1 7। 7 पदक जीते थे विश्व सैन्य चैंपियनशिप में, जिसमें स्वर्ण पदक किन किन ने जीता था? एक तो रितिका हुड्डा ने जीता था, तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन चला जाएगा रितिका हुड्डा। ठीक है, इनकी अगर कैटेगरी आपसे पूछ ले तो ये 76 किलोग्राम के अंदर इन्होंने जीता है। फिर ज्योति सेगला, एक गोल्ड मेडल ज्योति सेगला ने जीता है, और तीसरा गोल्ड मेडल था जयदीप ने, 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल के अंदर जीता था, इनका ये इवेंट था जयदीप। ये 3 गोल्ड मेडल आए थे भाई विश्व सैन्य चैंपियनशिप में, रितिका हुड्डा, ज्योति सेगान और जयदीप ने जीता था। इसके अलावा रजत पदक की बात करें तो सूबेदार सरवण ने रजत पदक जीता था। एक ही रजत पदक है, तो ये इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रजत पदक एक ही आया है। किसने जीता है? सूबेदार सरवण ने जीता है। कैटेगरी पूछे तो 70 किलोग्राम फ्री स्टाइल। ठीक है, कुश्ती का था ये, तो 70 किलोग्राम फ्री स्टाइल के अंदर इन्होंने ये जीता है। उसके अलावा कांस्य पदक की बात करें तो राजकुमार शुभम ने 57 किलोग्राम में जीता है, चंद्रमोहन ने 79 केजी के अंदर जीता है, प्रियंका ने 68 केजी के अंदर जीता है। तो ये 3 क्या थे? कांस्य पदक थे। सारी चीजें मैंने बता दी। स्वर्ण पदक किसने जीता, रजत पदक किसने जीता और कांस्य पदक किसने जीता है, तीनों चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी है। ठीक है,
और इस बार पहली बार हो रहा है कि महिला टीम भी इस टूर्नामेंट के अंदर भाग ले रही है, इसलिए ये टूर्नामेंट और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि महिलाएं भी इसमें भाग ले रहा है, पहली बार महिलाएं भाग ले रही है। विश्व सैन्य चैंपियनशिप, इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन आए तो अब आप कर पाने की स्थिति में होंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। सर झारखंड में तो चुनाव हुए, आपने हमें बता दिया। चुनाव तो महाराष्ट्र में भी हुए थे, वो भी बताता हूँ भाई, मेरा तो काम ही बताना है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जिसको बीजेपी बोलते हैं, उसने कितनी सीटें हासिल की थी टोटल? बीजेपी ने टोटल सीटें हासिल की थी 132, बहुत ही अच्छा स्कोर किया था बीजेपी ने। बीजेपी ने कितनी सीटें जीती हैं? 132। इसके अलावा किसने क्या क्या जीता है? उसके बाद सेकंड नंबर पर पार्टी रही थी शिवसेना। शिवसेना पार्टी, आपको पता है शिवसेना से अच्छे नेता आते हैं हमेशा से ही, तो शिवसेना ने 57 सीट जीती है। एनसीपी ने कितनी पार्टी जीती, कितनी सीटें जीती एनसीपी ने? एनसीपी ने 41 सीट जीती थी इस चुनाव के अंदर। कितनी सीट है सर? बहुत सारी सीटें हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र बड़ा राज्य है ना, इसलिए। बाकी शिवसेना की जो यूबीडी थी उसने 20 सीट जीती थी, कांग्रेस ने 16 सीट जीती थी। कांग्रेस का कोई पूछे तो आप बता देना क्या था? 16 सीट कांग्रेस, 16 से ज़्यादा नहीं जीत पाई। एनसीपी, जिसको एसपी बोलते हैं, उसने 10 सीटें जीती थी। तो इस प्रकार का ब्यौरा रहा था महाराष्ट्र के अंदर। बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली भाई 132 सीट के साथ। मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त की नियुक्ति कल हुई है, तो क्वेश्चन भी इसी प्रकार से फ्रेम हुआ है। मालदीव में भारत का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो जी बाला सुब्रमण्यम को मालदीव में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ये आईएफएस अधिकारी हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी हैं। 1998 बैच के ये आईएफएस अधिकारी है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इनसे पहले मनु महावर, ये मालदीव के अंदर भारत के उच्चायुक्त हुए करते थे। अब इनकी जगह जी बाला सुब्रमण्यम की नियुक्ति की गई है। बात की जाए मालदीव देश की, तो मैंने आपको आगे एक दिन बताया था पहले मालदीव के बारे में, फिर बता रहा हूँ। मालदीव हिंद महासागर का एक द्वीप समूह है, ठीक है। हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीप है मालदीव नाम का। 1887 में ये ब्रिटिश संरक्षित राज्य था, यानी ब्रिटिश का राज था 1887 में। 1965 के अंदर यूनाइटेड किंगडम से मालदीव को स्वतंत्रता मिली थी, और 1968 में एक राष्ट्रपति गणराज्य बना था मालदीव। मालदीव की राजधानी की बात की जाए तो मालदीव की राजधानी है माले। कल मालदीव की मुद्रा के बारे में मैंने आपको बताया था, मालदीवियन रुपया, रुपया नहीं रुपया, ठीक है। मालदीवियन रुपया यहाँ की मुद्रा है, राजधानी माले है, और बाकी जो जो चीजें मैंने बता दी। हिंद महासागर में एक द्वीप समूह है, 1887 में ब्रिटिश सुरक्षित था, उसके बाद में 1965 में यूनाइटेड किंगडम से ये स्वतंत्र हुआ। 1968 के अंदर एक राष्ट्रपति गणराज्य के रूप में बना था, ठीक है। ये फैक्ट है, ध्यान रखना है। नया फैक्ट ये जोड़ लेना, मालदीव में भारत का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया है? जी बाला सुब्रमण्यम को नियुक्त किया है, जो कि आईएफएस अधिकारी है 1998 बैच के, और मनु महावर की जगह ये लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। आईपीएल की ऑक्शन खत्म, डेविड वार्नर नहीं बिके हैं, केन विलियमसन नहीं बिके हैं, और हाँ, सचिन तेंदुलकर के बेटी अर्जुन तेंदुलकर पहले अनसोल्ड रहे थे, फिर 30 लाख में मुंबई ने ले लिया, उनको भी ले लिया है 30 लाख में, ठीक है। अजिंक्य रहाणे भी पहले अनसोल्ड रहे थे, लेकिन फिर केकेआर ने उनको खरीद लिया है। इस बार का मेगा ऑक्शन था, बड़ा ऑक्शन था, तो कुछ खिलाड़ी रिटेन किए गए। आरटीएम का भी बहुत अच्छा प्रयोग हुआ था, ठीक है। ये आरटीएम की ही देन है कि ये क्वेश्चन बना है। राइट टू मैच जिसको ऑप्शन बोलते हैं, आरटीएम होता क्या है पता? राइट टू मैच ऑप्शन होता क्या है? जैसे अगर कोई खिलाड़ी है, पहले किसी टीम में खेलता था, अब वो मेगा ऑक्शन के अंदर आ गया, आज जब उसकी बोली लगती है तो दो टीमें बोली लगाती है, या जितनी भी 10 टीमें थी, इस बार तो सारी टीमें बोली लगाती हैं, भाई मैं इतने। लास्ट में फाइनल जिस पे बात आके अटकती है, जो टीम उसको ले रही है लास्ट के अंदर, जैसे उसकी बोली 5 करोड़ रुपए लास्ट किसी टीम ने लगाई है, तो उसको सोल्ड करने के बाद जो टीम में वो पहले खेलता था उस टीम से पूछा जाता है कि आप इस प्राइस बेस पे आप इसको लेना चाहते हो। अगर वो पुरानी टीम कहती है बिल्कुल हम 5 करोड़ में इसको हम ले लेंगे, तो इसका मतलब उन्होंने राइट टू मैच कार्ड का प्रयोग किया। उसके बाद भी ये कार्रवाई पूरी नहीं होती, उसके बाद जो टीम अभी 5 करोड़ में नई टीम जो ले रही है उससे पूछा जाएगा आप अधिकतम कितने दे सकते हो।
बोले कि हम अधिकतम इस खिलाड़ी के 10 करोड़ दे सकते हैं, तो फिर उस टीम से पूछी जाएगी राइट टू मैच कि अब आप 10 करोड़ दोगे, वो बोलते हम देंगे, तो खिलाड़ी वो उसी टीम में जाएगा, वो मना कर दें तो फिर वो 10 करोड़ में उस टीम में जाएगा। तो खिलाड़ी की वहाँ चांदी चांदी हो जाती है अगर किसी खिलाड़ी पर RTM लगता है तो। अब देखिए IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं। कुछ देर के लिए 15 मिनट के लिए तो श्रेयस अय्यर बने थे। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे नहीं 15 मिनट के लिए IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने थे, तो श्रेयस अय्यर थे। ठीक है, श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ में खरीदा गया था। फिर 15 मिनट बाद में ऋषभ पंत की बोली लगती है और 27 करोड़ रुपए में बिक जाते हैं ऋषभ पंत। कितने? 27 करोड़ रुपए में। इनके राइट टू मैच का प्रयोग कैसे हुआ था, इनकी बारी जब आई थी, सबसे पहले तो पंजाब किंग्स ने खरीदा है श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ रुपए में। ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स 20.75 करोड़ रुपए जब इनकी बोली चल रही थी तो राइट टू मैच का उपयोग करती है। कितनी? दिल्ली कैपिटल्स में पहले खेलते थे। ठीक है, तो दिल्ली कैपिटल्स में आपको पता है वो जो ऑक्शन टेबल पे को बिना बालों वाला टकला बैठता है, वो खतरनाक आदमी है वो। ठीक है, वो हर खिलाड़ी के भाव बढ़ाने का काम है उसका। तो जिस टाइम लखनऊ 20.75 करोड़ रुपए में फाइनल बीट लगाई थी लखनऊ ने, लखनऊ की तरफ ऋषभ पंत को सोल्ड कर दिया गया। उसके बाद में दिल्ली से पूछा गया कि आप राइट टू मैच का प्रयोग करोगे, तो दिल्ली ने बोला बिल्कुल करेंगे भाई, 20.75 करोड़ में अगर ऋषभ पंत वापस आ रहे तो हम ले लेंगे। फिर लखनऊ से पूछा गया आप अधिकतम कितने दोगे, तो लखनऊ वालों ने बड़ा सोच समझ के, क्योंकि उनको कप्तान चाहिए था, उनको ऋषभ पंत चाहिए था, तो उन्होंने बोला हम 27 करोड़ देंगे। फिर दिल्ली वालों से पूछा गया कि 27 करोड़ में आप ले रहे हो, तो उन्होंने मना कर दिया। तो इस प्रकार ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसको LSG बोलते हैं, LSG टीम के अंदर गए हैं और IPL की हिस्ट्री के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं ऋषभ पंत। दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी 26.75 करोड़ के साथ श्रेयस अय्यर बने हैं, जिनको किसने खरीदा है? पंजाब किंग्स ने खरीदा है। इनकी भाव बढ़ने की रीजन है, पिछली बार इन्होंने अपनी टीम को जिताया था, IPL की ट्रॉफी जिताई थी। पिछली बार ये KKR में खेलते थे, कोलकाता किंग्स राइडर में खेलते थे, और इस बार पंजाब में गए हैं। इसके अलावा 18 करोड़ रुपए के अंदर अर्शदीप सिंह को पंजाब ने खरीदा है। 18 करोड़ में ही UG चहल गए हैं, अपने युजवेंद्र चहल 18 करोड़ में बिके हैं। अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। और एक वैभव नाम से खिलाड़ी आया है नया, बिहार का लड़का है, 13 साल का लड़का है, 1 करोड़ 10 लाख रुपए में बिका IPL के अंदर। तो IPL का सबसे कम उम्र का खिलाड़ी है। ठीक है, वैभव उसका नाम है, और राजस्थान रॉयल्स ने उसको खरीदा है। ध्यान रखना है, 13 साल की उम्र में बच्चे 1 करोड़ 10 लाख रुपए में IPL की ऑक्शन में बिक रहे हैं, और आप क्या ही कर रहे हो, अब देख लो। इसके अलावा वेंकटेश अय्यर है, 23.75 करोड़ रुपए के अंदर ये बिके हैं। KKR में वापस गए हैं, पहले KKR में खेलते थे। 23.75 करोड़ रुपए, बहुत ही महंगे बिके हैं। रोहित शर्मा तो मुंबई की तरफ रिटेन कर लिए गए थे, वो आपको पता है। तो ये था भाई 26 नवंबर 2024 का करंट अफेयर, जिसको अपन ने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करने की कोशिश की। इस क्लास की PDF आप ले लेना। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन प्रेस कर देना, और ये PDF आप ले ही लोगे। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।